हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम किए थे क्वेश्चन नंबर 3.5 तक। तो अब उसके आगे बढ़े हम लोग, और भी क्वेश्चन हैं उनको करें क्या करके। तो क्वेश्चन नंबर 3.6, The first ionization enthalpy values of third period elements are respectively। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और वे एलिमेंट्स दिए हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ, हम लोग अपने से लिख लेते हैं 11, 12, 14, बीच में 13 मिसिंग है। तीनों का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है डेल्टा IH, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सोडियम का दिया हुआ है 496, मैग्नीशियम का है 737 और सिलिकॉन का है 786 किलो जूल पर मोल में है सब। अब क्वेश्चन बोला प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से एल्यूमिनियम है मिसिंग, ठीक है। तो यह जो एल्यूमिनियम है यहाँ जो होना चाहिए था 13 वाला, तो इस एल्यूमिनियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वह 575 किलो जूल पर मोल के आसपास होगा या फिर 760 किलो जूल पर मोल के आसपास होगा। इससे एक्सप्लेन करना है दोनों में से कौन। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तीनों एलिमेंट्स का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। सोडियम का 496 है, मैग्नीशियम का 737 है और सिलिकॉन का जो है 786 है। अब पूछ रहा है कि जो बीच में एल्यूमिनियम है उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वह 575 होना चाहिए या 760 के आसपास होना चाहिए। दोनों एक नियरेस्ट वैल्यू है एग्जैक्ट। तो देखो, एक रेगुलर वेरिएशन जो हम लोग पढ़े हैं उस वेरिएशन में हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ये देखो, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का दिया हुआ है और इससे ज़्यादा सिलिकॉन का दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैग्नीशियम से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम का होना चाहिए। एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एल्यूमिनियम विल बी 760। तो आप इस बेसिस पे चलोगे और 760 को लिख करके आओगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। अब इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी में जो हमने पढ़ा, जो इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उन फैक्टर्स को भाई अप्लाई करना होगा। तो उसमें साफ साफ बताया गया था क्या, ये है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ये है 2 का और ये है 13 का। तो उसमें से बताया गया था कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव एक्सेप्शनली लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ऐसा कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से एक्सेप्शनली कम होता है, क्योंकि होना तो ज़्यादा चाहिए ना लेफ्ट टू राइट वेरिएशन के अनुसार, लेकिन कम होता है। तो क्यों कम होता है इसका वजह भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई ग्रुप 2 के हैं, जैसे मैग्नीशियम यहाँ दिया हुआ है तो उसी को हम लोग डील करते हैं। एटॉमिक नंबर है 12 ना, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। मतलब मैग्नीशियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन हटेगा वह 3s से हटेगा। लेकिन वही यदि हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो एल्यूमिनियम का जो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा वो 3p से हटेगा। अब यहाँ 3s भी है 3p भी है, सेल सेम है लेकिन सब सेल अलग अलग है। मैग्नीशियम का निकल रहा है S से, जबकि एल्यूमिनियम का निकल रहा है P से। तो इसमें क्या बताए थे कि सेम सेल और अलग अलग सब सेल है,
तो उस केस में न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है S, इससे थोड़ा दूर होता है P, उससे दूर होता है D और उससे भी दूर होता है F। न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बताया जा रहा है। अब चूँकि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक S है तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि वह S वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मैक्सिमम अट्रैक्शन फील करेगा, तो उसे निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा देना होगा। और S से थोड़ा दूर P है, मतलब P के इलेक्ट्रॉन को निकालना S से आसान है, क्योंकि यह न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब कि कम अट्रैक्ट है न्यूक्लियस की तरफ, तो कम अट्रैक्टेड है तो निकालने में एनर्जी भी क्या लगेगा, कम लगेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन P से निकल रहा है, मैग्नीशियम का S से, और P वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है S के तुलना में, मतलब न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड है, तो कम ही एनर्जी से वह इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसलिए जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, यहाँ एल्युमिनियम जो दिया हुआ है फिलहाल, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नीशियम का इतना दिया हुआ तो उससे कम, मतलब इतना 575। तो एक तो आप आंसर बताओगे 575, फिर आंसर में जस्टिफिकेशन भी पूछा है, तो यही बात आप एक्सप्लेन करोगे कि सिंस इन केस ऑफ मैग्नीशियम द इलेक्ट्रॉन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम 3s ऑर्बिटल और 3s सबसेल, while that in aluminium it is eliminated from 3p subcell. अब since 3p electron is less attracted towards the nucleus than 3s electron, so less amount of energy will be needed to remove such type of electron, and that's why aluminium has exceptionally lower electron ionization energy than magnesium। ठीक है, ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे इसको। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब चैप्टर में तो हम लोग रटे हुए थे, तुम सोचो चैप्टर में इस बात को पढ़ करके तो हम लोग रटे हुए थे कि 13 का कम होता है, लेकिन क्वेश्चन जब आया तो दिमाग घूम गया ना कि किस हिसाब से सोचे, क्या कि सोचे तो फिर हम लोग को लगा 760 होना चाहिए, लेकिन नहीं 575। तो चैप्टर को रट लेना अलग बात है और क्वेश्चन में फिर उसे अप्लाई करना अलग बात होता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसी में क्वेश्चन नंबर 3.7 है। अब 3.7 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव। 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, और पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EgH वह सबसे ज़्यादा नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट नेगेटिव किसके किसके लिए है, और एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। तो इसका पिछला क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी से था, अभी यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से दिया हुआ है। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी अधिक होना चाहिए। और लीस्ट नेगेटिव का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी लो, ऐसा। अब ये भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन पढ़े हैं इसको कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है। तो सबसे पहले इन सब का पोजीशन देखो, उसके लिए एटॉमिक नंबर लिख लो। फास्फोरस का 15, इसका 16, 17, 9, तो ये सब तो ठीक ही है। फास्फोरस यहाँ, सल्फर यहाँ, क्लोरीन यहाँ, और क्लोरीन के जस्ट ऊपर होगा फ्लोरीन, ऐसे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो उस हिसाब से इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा। लेकिन फिर पढ़ें कि ऊपर से नीचे आने पे घटता भी है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्लोरीन का कम होना चाहिए फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन इस सब में सबसे राइट भी हुआ, सबसे ऊपर भी हुआ, तो उसका सबसे ज़्यादा। लेकिन नहीं, चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि यहाँ भी क्लोरीन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्लोरीन ही नहीं सल्फर भी शो करता है।
जो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट है, साइज का कोई फैक्टर था उस समय, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इन द पीरियोडिक टेबल क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, इवन मोर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन का कम था साइज की वजह से कि छोटा साइज है, रिपल्सन होगा, इसलिए क्लोरीन था। तो यदि उस बात को याद रखे हुए हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्लोरीन कर सकते हो कि क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। लिस्ट नेगेटिव में कौन होगा भाई? फास्फोरस, जो सबसे लेफ्ट में है, तो फास्फोरस है लिस्ट नेगेटिव। तो एक लाइन में पहले आंसर ऐसे करोगे इसका कि क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाइल फास्फोरस हैज़ लिस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वाइल फास्फोरस हैज़ लिस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बाद में पैरा चेंज करके इसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्जर साइज एमंग दीज एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन का है और साइज भी बड़ा है फ्लोरीन के तुलना में। दैट्स वाई इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दैट इज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। While the effective nuclear charge is phosphorus is least and also it has अच्छा, इन तीनों में से तो क्लोरीन का छोटा साइज हो गया, फास्फोरस का बड़ा हो जाएगा। तो फास्फोरस के बारे में ऐसे लिखोगे कि फास्फोरस है लिस्ट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, दैट्स वाई हैज़ लिस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दैट इज़ वेरी लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके अपने से इसको बनाया जा सकता है। यहाँ तो एक्सेप्शनल बिहेवियर था कि क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन के तुलना में, नॉट फास्फोरस और सल्फर के तुलना में, ठीक है। तो या डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे लिखोगे कि क्लोरीन हैज़ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ड्यू टू द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फास्फोरस हैज़ लिस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ड्यू टू द स्मॉलेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो ये हो गया 3.7। नेक्स्ट आगे बढ़ें। थ्री 3.7 के बाद .8 क्वेश्चन है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स विच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स जो बनेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, और दूसरा है एल्यूमिनियम एंड सल्फर। ऐसा। अब यहाँ लगेगा वैलेंसी का कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 33 में, वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी के आधार पे ही फॉर्मूला लिखा जाता है, तो हम लोग जान ही रहे हैं। इसके लिए कैसे पता करोगे जरा ध्यान से देखना। सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, सिलिकॉन है ग्रुप 14 का एलिमेंट, ब्रोमीन है ग्रुप 17 हैलोजन। अब यहाँ भी पोजीशन मायने रखेगा, इस बात को ध्यान में रख लो। 14 वाले जो एलिमेंट होते हैं उन सबका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी बेसिकली सबका 4 ही होता है। लेकिन 17 वाले एलिमेंट का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इन सबका वैरी करता है, वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन याद इसमें रखोगे कि ब्रोमीन या 3, 5 और 7 तब शो करेगा
जब यह हो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट। ये सभी वैलेंसी तब होंगे व्हेन Br इज प्रेजेंट विथ 3 एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ये 3 एलिमेंट के साथ यदि हो तब यह ब्रोमीन 3, 5 और 7 ये तीनों जो है ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब ब्रोमीन होगा तभी यह वैलेंसी शो करेगा 3, 5, 7, और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो हमेशा 1। तो यहाँ सिलिकॉन और ब्रोमीन में साफ साफ जान रहे हैं हम लोग कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ से ब्रोमीन का वैलेंसी हो जाएगा 1। तो इस सिलिकॉन ब्रोमीन इसका वैलेंसी 4, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? फार्मूला बन जाएगा SiBr4। कैसे पता किए समझ गए? पोजीशन सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करा हमने, और उसके बाद इस वैलेंसी को डील किए हम कि 17 वाले का नॉर्मल वैलेंसी 1 होता है और 1 से ज़्यादा ये तब शो करते हैं जब वे अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो। जैसे ब्रोमीन जब होगा फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ तभी वह शो करेगा इलेक्ट्रो वैलेंसी या जो भी इसका वैलेंसी है 3, 5 या 7, नहीं तो हमेशा 1। अब चूँकि यहाँ सिलिकॉन और ब्रोमीन है तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ब्रोमीन से तो ये 1 शो करेगा। तो इस हिसाब से फॉर्मूला SiBr4। इसमें एल्यूमिनियम सल्फर ये 13 का, ये 16 का। 13 वाले का तो जनरली 3 ही होता है, एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी इसके लिए 3। सल्फर 16 का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 तो होगा लेकिन वेरिएबल वैलेंसी होता है ना 2, 4 और 6। तो यहाँ भी वही केस होगा कि 4 और 6 तब शो करेगा जब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हो, जैसे ऑक्सीजन के साथ हो, क्लोरीन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो, तब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है तब यह सल्फर शो करेगा वैलेंसी 4 और 6, और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो हमेशा शो करेगा 2। मतलब कि जो 8 में माइनस करके हम लोग निकालते थे ना कि वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6 2, तो ये 2 वैलिड तब होगा जब यह अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, और अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो फिर 4 और 6 भी हो सकता है, हमेशा नहीं, माने 2 भी हो सकता है, लेकिन 4 और 6 तभी होगा जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, और अपने से कम के साथ रहेगा तो हमेशा ही 2 ही शो करेगा। तो एल्यूमिनियम का फिक्स हो गया 3, सल्फर का भी हो गया 2। अब फार्मूला निकाल दो, एल्यूमिनियम सल्फर इसका 3, इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फार्मूला इज Al2S3। ऐसा तो यहाँ देखो वैलेंसी का कंसेप्ट आ गया। पढ़े तो थे हम लोग लेकिन क्वेश्चन को नहीं डील करते तो शायद समझ पाना कंसेप्ट को मुश्किल था। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। (3.9) बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl H2O का होल 5 2+ सेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपाउंड दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का कोवैलेंसी और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब उसका चार्ज सेम है। इसको एग्जांपल से पहले समझ लो। जैसे एल्यूमिनियम का कंपाउंड है AlCl3, अब एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है तो इसका कोवैलेंसी 3 होगा।
और साथ ही साथ क्लोरीन पे एक माइनस होता है, तो टोटल 3 क्लोरीन है तो -3, तो एल्यूमिनियम पे +3। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, मैंने कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है 3-3। उसी प्रकार से SF4 4 फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है सल्फर, तो कोवैलेंसी सल्फर का हो जाएगा यहाँ 4। अब फ्लोरीन पे एक माइनस, टोटल 4 फ्लोरीन है तो -4, तो इस पर +4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 सेम। तो जनरली सेम होता है। तो वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जरा इस क्वेश्चन के लिए आप हमें बताओ कि इस दिए हुए कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसका चार्ज और उसका वैलेंसी सेम है या अलग अलग है, बस इतना सा बात बताना है। कैसे बताएंगे? तो ध्यान से समझोगे, यह जो कंपाउंड दिया हुआ है AlCl H2O का होल 5 2+। चार्ज पता करने का रूल क्या है कि जिसका चार्ज निकालना है उसको आप मान लो x। तो एल्यूमिनियम का हमको नहीं पता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ोगे, फिलहाल चार्ज समझ लो। तो मान लेते हैं एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है नहीं पता है तो x। क्लोरीन पे -1 होता है, ये पता है अच्छे से, Cl पर -1। H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कोई चार्ज नहीं, 0, और 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल यहाँ 2+ दिया हुआ है, +2 से इक्वेट कर दो। मैंने प्रत्येक स्पीसीज का आप चार्ज लो अलग अलग और लास्ट में यहाँ जो दिया हुआ है उससे इक्वेट। यहाँ माइनस रहता तो -2, नहीं रहता तो 0 कर देते। अब यहाँ से निकाल लो x - 1 + 0 = +2, तो x = +2 + 1 + 3। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया? +3। अब बचा कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी के लिए बॉन्ड। अब याद करो आप, जब हम वैलेंसी बता रहे थे वहाँ बताए थे कि कभी कदार होता क्या है कि कोई एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है, कोवैलेंसी, वह ज़्यादा हो जाता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है भाई, तो 2, 8 और 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 आया। ठीक, तो एल्यूमिनियम को बॉन्ड भी 3 बनाना चाहिए, लेकिन कभी कदार ज़्यादा होता है। और कब होता है? तो बताए थे कि ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और इस स्पेशल टाइप के कंपाउंड में ऐसा आ जाता है केस कि उसमें जो कोवैलेंसी होता है वह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट ही अलग है जो पढ़ेंगे वहाँ। तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ एल्यूमिनियम के साथ 1 क्लोरीन है और 5 वाटर है, मतलब यह 1 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है और 5 वाटर से बॉन्ड बना रहा है। ऐसे एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन है और ये 5 वाटर है। OH2 नहीं, H2O पढ़ोगे इसको, H2O H2O H2O। देखो 6 बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी इसका 6 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया, मतलब 3, जबकि कोवैलेंसी 6 है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। अब कैसे ही हो जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड कैसे बन जाता है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को जानेंगे वहाँ। अभी उस कंसेप्ट को यहाँ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आगे पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर का बात हम लोग एक थोड़ा सा कैसे समझ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखोगे कि ऐसे कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या है उससे अधिक बॉन्ड बन सकता है। एक अंतिम क्वेश्चन इन टेक्स्ट का दिया हुआ है 3.10। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सो बाय अ केमिकल रिएक्शन with water
that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an एसिडिक ऑक्साइड। यह भी एक नया सा कंसेप्ट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर में शायद इसको पढ़े या ना पढ़े हैं, लेकिन अभी इस बात को समझ लो आप। ऑक्साइड्स होते हैं दो तरह के, होते कई तरह के हैं, लेकिन वाटर में बिहेवियर के आधार पे दो तरह के, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब हुआ विच फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विथ वाटर, जो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता हो। और एसिडिक का मतलब हुआ विच फॉर्म ऑक्सो एसिड्स विथ वाटर, जो वाटर के साथ ऑक्सो एसिड बनाता हो। ऑक्सो एसिड कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए। या सिंपली ऐसा समझ लो ना कि बेस उसे कहते हैं जिसमें OH होता है या वाटर में डिजॉल्व होकर के जो OH माइनस आयन देता है, और एसिड वो है जो वाटर में H प्लस आयन देता है। तो ये तो डेफिनेशन बताए। अब याद रखोगे कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे बेसिक होते हैं। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वे एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वे कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बेस का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। समझ गए बात को? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एज दे फॉर्म बेस विथ वाटर। सिमिलरली non-metal oxides are acidic as they form acids with water। कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि वाटर के साथ बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं क्योंकि वे वाटर से एसिड बनाते हैं। तो खैर क्वेश्चन में तो यहाँ दिया हुआ है कि Na2O बेसिक है और ये एसिडिक है। बताओ कैसे हो सकता है एग्जाम में पहचानने दे कि कौन एसिडिक कौन बेसिक। तो याद रखना मेटल ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। अब यहाँ रिएक्शन केवल लिखना है बस, केमिकल रिएक्शन सिंपल सा है। Na2O का लिखना है तो Na2O प्लस H2O। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में घोलोगे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, 2NaOH। उसी प्रकार से Cl2O7, यहाँ भी लगा दो H2O, Cl2O7 है तो ये बन जाएगा 2HClO4। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या HClO4 परक्लोरिक एसिड। तो यही रिएक्शन दोनों केवल लिखना था। तो इसी को हम बताने के लिए कंसेप्ट तुम लोग को दिए, मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का है, क्यों है वैसा, और रिएक्शन तो सिंपली लिख के बताना था। तो इसी चीज़ को हम लिखे हैं कि वाटर के साथ बेस बनाता है, तो बेस बनाता है Na2O वाटर से कंबाइन करेगा, NaOH बनेगा, Cl2O4 एसिड बनाएगा। तो ये जानना होगा कि Cl2O7 किस प्रकार का एसिड बनाता है, क्योंकि इसके एसिड और भी हैं, HClO3 भी है, HClO2 भी है, HClO भी होता है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ऐसे करके। तो यहाँ Cl2O7 7 है और एक वाटर का आ जाएगा तो टोटल 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन और Cl बैलेंस करोगे तो HClO4 बनेगा, परक्लोरिक एसिड, जो हम बताए कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन? परक्लोरिक एसिड। तो बताए इससे दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ऐसे पूछ देगा रिएक्शन के आधार पे, या दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि 4 ऑक्साइड्स दिए रहेंगे, पूछेगा बताओ भाई इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन है, बेसिक कौन है।
या सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो यहाँ लिख ही दिए हैं, इस आधार पे आप याद रखोगे कि चूँकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तब, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीजेज। तो एसिडिक ऑक्साइड घटेगा तो बेसिक ऑक्साइड बढ़ेगा, बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर इंक्रीजेज। उल्टा याद रख लेना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर घटेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर घटता है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि Na2O, K2O, CH2O, Rb2O, बताओ इन सब में सबसे स्ट्रांगली बेसिक कौन होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होता है, तो यहाँ सबसे नीचे नहीं देखना है, पीरियोडिक टेबल में इन चारों में सबसे नीचे, तो सबसे नीचे है सीजियम। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक। एसिडिक में ऐसे पूछ देगा, एसिडिक में भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, P2O3 पूछ सकता है, SO3 पूछ सकता है, Cl2O7 पूछ सकता है कि बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो जो सबसे राइट साइड है, तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में सबसे राइट साइड पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन है। सो दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक। तो इस कंसेप्ट को भी समझोगे, शायद पीछे चैप्टर में कवर अप नहीं हो पाया होगा या टॉपिक नेचर ऑक्साइड का, तो अभी यहाँ से समझ लिए कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्साइड का तो बेसिक नेचर घटेगा, ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर घटेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन भी बता दिए, इस आधार पे कर लोगे, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखोगे इस बात को। तो इस तरह से इन टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स थे ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से जो हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।